हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। इस जंग में दुनिया ने कई हथियारों का प्रयोग किया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी अब इस जंग में जमकर प्रयोग की जा रही है। रूसी मिसाइल के सामने अब अमेरिका का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी मैदान में है। CNN की तरफ से जानकारी दी गई कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन पर किंजल मिसाइल से हमले जारी थे, तो उस समय एक पैट्रियट सिस्टम भी ढेर हो गया है। बता दें, अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुस्लिम वोटरों में बीजेपी के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कमर कस रहा है। संगठन से जुड़े देश भर के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कैसे सरकार की नीतियों को मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बीजेपी मुख्यालय में देश भर में आए पदाधिकारियों से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मुलाकात की। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 65 लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाने की अभियान शुरुआत इन्होंने ही की थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस हलाकमान CM को लेकर 4 दिन से मंथन कर रही, लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया जारी है, फैसला होते ही हम ऐलान कर देंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कर्नाटक के CM की भूमिका के लिए 75 वर्षीय सिद्धारमैया का नाम फाइनल करने के करीब है, क्योंकि उनके पास अधिकांश विधायकों का समर्थन है। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर की मानहानि केस की सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, जनप्रतिनिधि को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूदा लोगों को मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। आजकल जजों की भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर के खिलाफ आर्टिकल पब्लिक करने पर न्यूज़पेपर को भी नोटिस जारी किया। न्यूज़पेपर में लिखा था, गौतम बतौर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से अक्सर गायब भी रहते हैं। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस में CM की बैठक का दौर जारी। अब तक का नहीं हुआ कर्नाटक की कुर्सी सिद्धारमैया को मिलेगी या फिर DK शिवकुमार को। इस सबके बीच सत्ता खो चुकी बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे 2 नेताओं ने दावा किया है कि 2019 में कांग्रेस और JDS की गठबंधन वाली सरकार गिरने के लिए सिद्धारमैया जिम्मेदार थे। बसवराज सरकार में मंत्री रहे कि सुधाकर और ST सोमशेखर ने यह दावा किया कि दरअसल ये दोनों ही पहले कांग्रेस में थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2024 के जंग के लिए अभी से ताल ठोक दी है। 76 साल के दिग्विजय सिंह ने चुनावी दंगल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीधा चैलेंज किया और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहे तो वो अगले साल गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उतरने को तैयार है। मध्य प्रदेश से गुना लोकसभा सीट को सिंधिया राज परिवार का गढ़ माना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का चुनाव 45 दिन के भीतर कराने के लिए कहा है। इसके लिए 3 सदस्यीय अस्थायी समिति गठित कर दी गई। इस कमेटी में वसु सुंदके, भूपेंद्र सिंह बाजवा, ओलंपियन निशानेबाज सुमा सिरूर और एक रिटायर्ड जज शामिल है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन जारी है। बागेश्वर बाबा के पटना दरबार में प्रतिदिन 8 से 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा। पंडाल के चारों ओर दूर दूर तक फैला जनसैलाब किसी भी राजनीतिक दल की नींद खराब करने के लिए पर्याप्त है, जो अपनी सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए महीनों कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद भी कोई राजनीतिक दल इस तरह की जनसभा एकत्र करने में असफल ही रहता है। कहा जा रहा है कि बाबा अपनी जनसभाओं में हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के जिन मुद्दों को उठाते हैं, उसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की जातिगत समीकरण पर टिकी राजनीति को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र में बीते दिनों कई धार्मिक दंगे हुए। इसको लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए मुख्यमंत्री शिंदे और गृह मंत्री फडणवीस की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दंगे भड़का पर राजनीतिक रोटियां सेकने का धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है और चुनाव नजदीक आते ही इस धंधे के निवेश में बढ़ोतरी की जाती है। शिवसेना ने कहा, राज्य के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों से घिरे हुए हैं जो संविधान, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक भावना को दरकिनार सत्ता पाने की लालसा रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भारत के साथ किसी अन्य जगह पर द्विपक्षीय सीरीज कराए जाने के बयान पर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। ANI के मुताबिक BCCI के सूत्रों ने कहा है कि यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी द्विपक्षीय सीरीज का प्लान नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह खबर सामने आई थी कि BCCI अध्यक्ष नजम सेठी ने तटस्थ स्थान पर संभावित पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज को हरी झंडी दे दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ इरफान खान के घर को पुलिस टीम ने घेर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इमरान के घर में 30 से 40 आतंकियों के छुपे होने का इनपुट पार्क में या मिलिट्री में ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पुलिस खुफिया एजेंसी के बुधवार दोपहर पेशावर क्रॉप्स मंडल में घर पर हमले के आरोपियों को यहां पे इमरान के घर छिपे होने की खबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के क्षेत्र में इस साल $100 बिलियन का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल $11 बिलियन के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि IT हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये के उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई में बुधवार को खासी राजनीतिक गहमागहमी रही। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और JP नड्डा ने अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के लिए बुलाया था। शरद पवार ने जहां दक्षिणी मुंबई के KP चौहान केंद्र में NCP नेताओं से मुलाकात की, वहीं ठाकरे मध्य मुंबई के दादर स्थित पार्टी मुख्यालय में अपनी टीम से मिले। उधर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मुंबई जिले के पन्ना प्रमुख और पदाधिकारी के साथ बैठक की। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस साल 2023 में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट और अन्य विश्वविद्यालय मिलाकर करीब 292 विश्वविद्यालय UG PG में दाखिले के लिए CUT आधार पर दे रहे हैं। CUT और 2023 की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और CUT के 2023 के रिजल्ट के आधार पर हर एक यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ जारी करेगा। इसके बाद जिस स्टूडेंट के नंबर उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बराबर होंगे वो दाखिला लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। राजस्थान में BJP एक बार फिर से कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। इस बार बिजली पानी के मुद्दे को लेकर BJP कांग्रेस को घेरेगी। इसको लेकर BJP की ओर से प्रदेश भर में उपखंडों पर प्रखंड किया जाएगा। इसकी शुरुआत बुधवार से हो गई। BJP 17, 18 और 19 मई 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। BJP बिजली पर फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुई है। किसानों को मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK का उपयोग होता है। 50 से 60 लाख मीट्रिक टन MOP का इस्तेमाल होता है। किसानों को समय पर खाद मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी तक बढ़ा दी है। भारत के लिए मानसून की बारिश बहुत जरूरी है। मानसून की वजह से देश में करीब 70% बारिश होती है। इससे चावल, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली जैसे प्रमुख फसलों की उपज पर असर पड़ता है। मौसम विभाग इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है, लेकिन अब नीनो ने देश के लिए चिंता पैदा कर दी। इसका सीधा असर मानसून पर पड़ेगा। जानते हैं कि जी हाँ, आपको बता दें नीनो ये भारत मानसून पर किस तरह पर असर डालता है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि वह सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक मशीनरी मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आंखें न मूंदे। साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न कानून मुद्दों पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि इस आदेश को चुनौती देने वाले कई याचिकाएं उच्च न्यायालय की वृहद पीठ की समीक्षा लंबित है। पिछले दिनों कश्मीर घाटी में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा था जो पाकिस्तान के लिए झटके से कम नहीं था। भारत जो इस समय G20 का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता में यहां पर युवा सम्मेलन यानी कि Y20 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 17 युवा प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, जिसमें एक दल तुर्की का भी था। हमेशा पाकिस्तान के लिए कश्मीर की आवाज़ उठाने वाले तुर्की ने उस मौके पर अकेला कर दिया है। पाकिस्तान को इस बात पर खासी आपत्ति है कि आखिर क्यों भारत कश्मीर में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 3 दिनों तक सोना व चांदी के भाव में स्थिरता के बाद कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही। मंगलवार की अपेक्षा सोना चांदी अधिक दामों पर खरीद व बेची जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 17 मई को 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 58,100 रुपये व 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 61,010 रुपये तय किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 78,800 रुपये की दर से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा ने न्यूज 18 लोकल को बताया कि सोना व चांदी भाव में बढ़ोतरी देखी गई है।
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में नरमी के बावजूद बुधवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए। ग्लोबल मार्केट में क्रूड अभी $75 के आसपास चल रहा है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को जारी पेट्रोल डीजल के खुदरा रेट में बदलाव कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर कई शहरों में तेल के दाम बढ़े। नोएडा में पेट्रोल ₹97 प्रति लीटर हो गया। सरकारी तेल कंपनी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल आज सुबह 24 पैसे से चढ़कर ₹97 लीटर हो गया है। कोरोना संक्रमण प्रदेश के साथ साथ रायपुर में भी कम होने लगा है। मंगलवार को रायपुर में केवल 6 मरीज मिले। नए मरीजों को शामिल करने के बाद अब यहां एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 51 रह गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब 350 मरीज ही एक्टिव हैं। और साथ ही साथ बता दें कि इनमें रायपुर, दुर्ग और बलौदा बाजार में ज़्यादा केस है। आधा दर्जन जिले तो ऐसे हैं जहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या इकाई अंक है। कोंडागांव के मुंगेली जिले में करीब 15 दिन से एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। और इस बीच कोरोना संक्रमण की दर घटकर 2.20 रह गई। हालांकि 2 दिन पहले संक्रमण 2 से भी ज्यादा कम हो गई थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।